10 सितंबर को महाआंदोलन का आगाज भोपाल में होता है सुबह 10 बजे से। आंदोलन जैसे जैसे बढ़ता है, पहली वार्ता 10 सितंबर की शाम को होती है और दूसरी 11 सितंबर को तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच। इस दौरान जो अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी वो मंत्रालय जाते हैं। मंत्रालय के बंद कमरे में आधे घंटे की बैठक होती है और उस बैठक के दौरान क्या क्या होता है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों की। और अतिथि शिक्षकों की बात से मैं इसलिए शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि अतिथि शिक्षक संगठन से अतिथि नहीं है, बल्कि अतिथि शिक्षकों के कारण संगठन है। इसलिए बात पहले अतिथि शिक्षकों की होगी। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में रिक्त पद जो शिक्षकों के हैं, सभी वर्ग के मिला लें तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास हैं। इन 1.5 लाख पर अतिथि शिक्षक पढ़ाते हैं। इनमें से लगभग 50% ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनका मतलब बतौर अतिथि शैक्षणिक सत्र में पढ़ाने का कोई इशू नहीं था। कहने का ना तो उनके स्कोर कार्ड में कोई दिक्कत रही, ना वो 30% के उसमें आए कि ब्लैक लिस्ट होने का खतरा था। कहने का अर्थ ये है कि 1.5 लाख में से तकरीबन 70 से 75 हज़ार ऐसे अतिथि हैं जो इस बार वैसे भी शैक्षणिक सत्र में उनको बतौर अतिथि पढ़ा नहीं था। फिर सवाल उठता है कि ये महापंचायत में क्या कर रहे थे, महाआंदोलन में ये लोग क्या करने गए थे। दरअसल जब महाआंदोलन की डेट और सोशल मीडिया पर जब इसका डिजिटल तरीके से प्रचार किया जा रहा था तो बार बार एक शब्द बहुत ताकत से लिया जा रहा था और वो था महापंचायत की घोषणा। महापंचायत की घोषणा अतिथि को अतिथि रखने के लिए नहीं थी, बल्कि महापंचायत की घोषणा अतिथि के नियमितीकरण के संबंध में थी। अब आप उसको इस तरीके से, अब मैं जो बात बोल रहा हूँ ये स्पेशल अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों के लिए, थोड़ा सा आप ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अतिथि गलत नहीं है। प्रचार हुआ था महापंचायत की घोषणा पूरी करने के लिए। आप यूँ समझ लीजिए मैं वो अतिथि हूँ जिसके साथ कोई इशू नहीं है, मुझे इस शैक्षणिक सत्र में वैसे पढ़ाना है, लेकिन मैं चूंकि प्रचार में महापंचायत की बात की जा रही थी, नियमितीकरण की बात की जा रही, इसलिए मैं अपने भविष्य के खातिर महाआंदोलन में गया। वहां पर खड़ा रहा, बारिश में डटा रहा, जो भी तमाम बातें हुई। उसके बाद जब दूसरी वार्ता के बाद आंदोलन से पीछे हटने का मामला आया, उसमें महापंचायत का मां भी शामिल नहीं था। तो आप बतौर पदाधिकारी से हटके एक बार सोचिए कि उन 50% अतिथियों का सोच के देखिए कि वो तो महापंचायत की घोषणा के लिए गए थे ना बॉस। अब उसमें महापंचायत पे बात नहीं हुई तो उनको बुरा लगना स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है। मैं जिस काम से गया था, मैं जिन उद्देश्यों को लेके गया था, उन पे जब चर्चा नहीं होगी तो मुझे दुख होगा, मुझे बुरा लगेगा और इससे बढ़ के मुझे तो यही लगेगा कि मुझे ठगा गया, छला गया और मुझे भीड़ जुटाने का एक माध्यम बनाया गया। ये ह्यूमन नेचर, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ और ही सोच के गया था ना यार। मैं तो वैसे भी अतिथि हूँ, मुझे तो वैसे भी पढ़ाना था। कौन सा मेरा 30% से रिजल्ट कम रहा, कौन सा मेरा स्कोर कार्ड। मैं वहाँ गया था अपने भविष्य के खातिर, मैं गया था नियमितीकरण के लिए, मैं गया था विभागीय परीक्षा के माध्यम से जो मेरा भविष्य सिक्योर हो सकता था उसके लिए। लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई और इसीलिए अतिथियों का अपना एक गुस्सा जायज़ है। लेकिन अभी यदि आप वीडियो देखना बंद कर रहे हैं तो अभी बिल्कुल बंद मत करिए, मेरी बात आगे भी है और इसे कंप्लीट होने दीजिए, तब ये पूरा एक सिनेरियो समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों की। बिल्कुल सही है, अतिथि शिक्षकों का अपना मानना समझना बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब आप उन पदाधिकारियों की भी एक बार स्थिति समझ लीजिए। बिल्कुल ये सही है कि महाआंदोलन के प्रचार के समय महापंचायत की घोषणा की बात की। बात शुरू करते हैं व्यवहारिकता से। महाआंदोलन में कई अतिथि ऐसे थे जो पड़ोस के व्यक्ति से पैसा उधार लेकर आए थे। क्या अतिथि शिक्षक संगठन उस महाआंदोलन को 5 दिन 10 दिन यदि चलाता तो उसमें जो अर्थ खर्च होता, उसमें जो पैसा खर्च होता, उसमें जो व्यवस्थाएं लगती, वो कहाँ से आती। अतिथि तो वैसे ही बेरोजगार है,
10 महीने का उनका कार्यकाल होता है, उसमें 3 महीने की सैलरी नहीं मिलती। इस बार तो अतिथियों की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई, पैसा किसी के जेब में था नहीं। मान लीजिए कि अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी उस आंदोलन को और 2, 5, 6, 7, 8 दिन बढ़ा लेते, खाने की व्यवस्था कहाँ से होती, रहने की व्यवस्था कहाँ से होती, महिला जो हमारी महिला साथी थी अतिथि शिक्षक की, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होती। इन सबके लिए पैसा चाहिए, इन सबके लिए अर्थ चाहिए था। वो अर्थ कैसे आता, कहाँ से आता? अतिथि के पास तो वैसे भी पैसा नहीं था। तो अतिथि शिक्षक संगठन ने जो कदम पीछे खींचे, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण तो मैं ये मानता हूँ। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात पे। मंत्रालय में एक्चुअल में हुआ क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी कुछ पदाधिकारियों से बात हुई। आप बात को समझिए, जब आप भीड़ में होते हैं तब आप जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए, यदि आपके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है तो भले ही सपोर्ट ना करे, लेकिन आपको लगता है नहीं यार ये मेरे पीछे है, तो बातें फिर उस तरीके से होती है। अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी जब तक आंदोलन में थे, ठीक थे, 5 लोगों को 50 पुलिस वाले मंत्रालय में लेकर गए। जो मैं तो वहाँ था नहीं, जो पदाधिकारियों से मैंने सुना, मैं बस आपको वो चित्रण करके कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। अतिथि शिक्षकों को 5-6 पदाधिकारी, उनको घेरे हुए 50 पुलिस वाले। आप उस मनोस्थिति की कल्पना कीजिए। वो अतिथियों के बीच में नहीं थे, वो पूरे एक शासन की जो व्यवस्था थी उसके अंदर जा चुके थे, जहाँ अधिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जब वो मंत्रालय के कक्ष में जाते हैं तो विभागीय मंत्री और उनके बीच में भी काफ़ी दूरी रखी जाती है, काफ़ी डिस्टेंस में वो लोग बैठते। एक इस प्रकार का पूरा एक माहौल क्रिएट होता है उस महाआंदोलन के जगह से लेके मंत्रालय जाने तक और मंत्रालय के कमरे तक, कि उसका एक मनोस्थिति पर, एक मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। जब आप अकेले होंगे और आपके विरोध में यदि 100 लोग आपके सामने खड़े होंगे, तो हो सकता है एक आध कोई बिल्ला होगा जो उसके बाद भी अपनी दम से वो बात कर पाए। लेकिन देखो बॉस, ये सब किताबी बातें हैं। साइकोलॉजिकल बात तो यही है और एक ह्यूमन नेचर तो यही है कि जब आपके सामने 100 विरोधी खड़े हैं और आप अकेले हो, तो ठीक है आप अपनी बात रखोगे, लेकिन आपकी आवाज़ डाउन हो जाएगी। यही हुआ अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों के साथ। 100 पुलिस वाले घेरे हुए हैं, एसपी के रैंक के हैं, तमाम रैंक के अधिकारी हैं, पूरा ऐसा माहौल कर दिया। बेचार कैसे बोलें? फिर भी उन्होंने बात रखी, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं रखी। लेकिन यदि वहां से उन्होंने कह दिया कि भाई महापंचायत को भूल जाओ, नए सिरे से बात करो, क्या करते वो? कैसे अड़ते? और चलो अड़ भी जाते, नहीं हम तो महापंचायत की बात करें, वापस आ जाते। पैसा था महाआंदोलन को आगे बढ़ाने का, पैसा था, वो तमाम व्यवस्था, हजारों लोगों के लिए भोजन कहाँ से आता, बारिश का मौसम था, छत कहाँ से मिलती, सुरक्षा की गारंटी कौन लेता? ये दूसरी वजह रही पदाधिकारियों की पीछे हटने की। तीसरी और वजह थी। तीसरी वजह ये थी कि आपकी लड़ाई अतिथि की तब तक है जब तक आप अतिथि हो। ठीक है, वो 50% तो जो लोग हैं, जो जिनके साथ ना 30% का कोई बैरियर है ना कोई और चीज़ है, वो तो मान गए बॉस की, वो तो वैसे भी अतिथि थे। उनको छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, जिन अतिथियों की महाआंदोलन तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, मान लीजिए पदाधिकारियों के हट के कारण यदि वो अतिथि ही ना रह पाते, तो फिर लड़ाई किसकी करते आप? आपकी लड़ाई तब तक अतिथि की लड़ाई है जब तक आप अतिथि हो। जिस दिन आप इस अतिथि व्यवस्था से बाहर निकल गए, फिर आप अतिथि की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ये तीसरी वजह थी पदाधिकारियों के पीछे हटने की। और यही कारण है कि महापंचायत से इतर तात्कालिक समस्याओं के समाधान पर बात हुई और आंदोलन को पीछे लिया। मैं यहाँ ना तो अतिथि शिक्षकों को और ना ही अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों को गलत मानता हूँ। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है और 100% सही है। समय ऐसा था कि वहाँ पर परिस्थिति ऐसी बनी।
अब मतभेद का आप ये देखिए कि जो ग्रुप में मैसेजेस चले, उसके बाद एक मैसेज तो मैंने ये भी पढ़ा कि एक पदाधिकारी ने ये कहा कि मैंने तो 12 सितंबर से साहब अतिथियों की बात करना बंद कर दी। मुझे ये लगता है, और बहुत तसल्ली और जिम्मेदारी से मैं ये बोल रहा हूँ, कि मैं अतिथि नहीं हूँ। यहाँ से बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान होता है, मैं भी दे ही रहा हूँ एक तरीके से हकीकत में। लेकिन मेरा ये कहना है, अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी और अतिथि शिक्षक आपस में समन्वय बनाए। गलत आप दोनों ही नहीं हो, कुछ चूक हुई, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, बस 1 मिनट और यहाँ पर अपना बात रखूँगा मैं। चूक क्या हुई? पहली चूक ये हुई कि जब हम महापंचायत का प्रचार कर रहे थे, जब हम किसी आंदोलन में जाते हैं तो हमारे पास प्लान A, B एंड C होना चाहिए कि यार महापंचायत की घोषणा की हमने बात रखी और नहीं मानी तो हम ये करेंगे, अच्छा इसमें भी नहीं माने तो हम ये करेंगे। और ये पूरे जो प्लान थे ABC, ये सभी जिला पदाधिकारियों तक पहुंचते और जिला पदाधिकारियों का दायित्व ये था कि वो अतिथि शिक्षकों के बीच ये सर्कुलेट कर देते कि भैया मांग तो महापंचायत की जाए, लेकिन यदि नहीं हुआ तो हम क्या करें। तो ये प्लान बी में बहुत चीज़ें हो सकती थी कि भैया यदि महापंचायत पे नहीं माने तो 3 दिन रुकना पड़ेगा, क्या सब रुक जाएंगे? चलो रुक जाएंगे तो 3 दिन तक, और 3 दिन के बाद रुक पाएंगे तो उन्होंने कहा भाई नहीं रुक पाएंगे, पैसे की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो तीसरे दिन क्या हम प्लान बी पे इतनी मांगों पे बात करें? इस तरीके से एक पूरी रूपरेखा बननी थी और महा आंदोलन से पहले ये A, B, C के प्लान जो है अतिथियों के बीच में पहुंच जाते तो मुझे लगता कि आज जो मतभेद की स्थिति आ गई है वो शायद नहीं आती, क्योंकि भाई अतिथि भी समझेगा ना कि यार हम तो 10 दिन आंदोलन कर लें, पैसा कहाँ से आएगा। मुझे लगता है कि अतिथि शिक्षक और अतिथि शिक्षक संगठन अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक शरीर एक आत्मा वाला मामला है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि आपस में समन्वय बनाएं, आगे जब भी रणनीति हो उसमें 2-3 प्लान रखें। कभी भी ये ना सोचे कि हम एक कोई मांग रखने जा रहे हैं वो मान ही ली जाएगी। ये सब उसी का नतीजा मेरे ख्याल से हुआ कि हम शुरुआत से मान रहे थे कि महापंचायत पे बात होगी और अचानक सरप्राइजली आ गया कि सरकार की ओर से आ गया भाई महापंचायत को भूल जाओ। तो प्लान बनाए, 1, 2, 3 करके प्लान बनाए कि ऐसा नहीं हुआ तो इतना से काम चला लेंगे, इतना भी नहीं हुआ तो इतना, और इस तरीके से रणनीति। मुझे लगता है अतिथि शिक्षक सभी बहुत समझदार हैं और मेरी इस बात को गंभीरता से एक बार विचार जरूर करेंगे। और मेरा यही कहना है सब मिलकर रहें, एक साथ रहें। और अंत में बस वही कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने अतिथि भाइयों को शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने ट्विटर हैंडल अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।